ये होगा। समझना ध्यान से। अब आप यहां पे देखो, इट्स डैश ऑफ रियलिस्टिक डिटेल, इसके रियलिस्टिक डिटेल का बहुत कुशलता से दिया गया है, तो आपका यह वर्ड यहां पे फिट हो रहा है। और हमें वेरासिटी वर्ड के मीनिंग के जानने की जरूरत नहीं है। वो नन ऑफ दिस था, नन ऑफ दिस नहीं हो रहा है। चौथा, एंड वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल, क्या, और उसमें साइकोलॉजिकल इस चीज की वेराइटी है। रियलिस्टिक डिटेल बहुत कुशलता से दिया गया है और साइकोलॉजिकल डिटेल की वेराइटी है। 4 नंबर में यहां पे लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म, काट लेते हैं हम लोग, वो आपको पता चल गया होगा। एनालिसिस, इंस्टांसेस एंड डेप्थ। अब चारों ओर जाना बचाना। अब जरा देखो, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, जो मैं बोल रहा था ना कि नॉन वर्ड्स हैं, हमको कंफ्यूजन होगा कैसे। और वो जो होता है, अभी आपको मैं देखूं तो इनमें से छोड़ के ये तीनों में से आप अभी कंफ्यूज हो गए कि इन तीनों में से कौन सा होगा। ठीक है, अब जरा समझना ये क्यों कंफ्यूजन होता है। क्योंकि आप अभी जो आपने रीडिंग की थी, उस रीडिंग के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप ये देख रहे हो। आपकी नजर यहां पे इसके अगल, क्योंकि यहां पे इज लगा हुआ है ना, तो वो तो सब्जेक्ट, इस इज का कनेक्शन तो दिस नॉवेल, दिस स्टडी इज से जुड़ा हुआ है। आपको क्या होता है कि ब्लैंक स्पेस के अगल बगल में जो शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको बनाने के समय में ध्यान देना होता है। समझिएगा, देखिए, अगर मैं हाँ, सेकेंड ब्लैंक स्पेस में दिस डैश स्टडी में हिस्ट्रियोनिक होता है। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है बेमतलब का व्यवहार करना ताकि लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकृष्ट हो। फालतू का वर्ड है। एक्सप्लिसिट मतलब ऑब्वियस, और पैनोरामिक, पैनोरामिक मतलब वाइड रेंजिंग, एकदम विस्तृत। और अभी आपको अगर मीनिंग समझ में आ गया है तो ये वर्ड आसान था, क्योंकि टफ वर्ड में दिक्कत नहीं होती है। टफ वर्ड के आंसर को निकालने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहां तो मीनिंग का चांस है, मीनिंग से देखना है आपको। नाउ अब आप टारगेट करो, ध्यान से देखो, मैंने मिटाया है, आपके पास मीनिंग होगा। अभी आप ध्यान दो जरा, अगर लिखा हुआ है वैरायटी तो विविधता दिया हुआ है, तो ये वर्ड नहीं जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं आपके कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है आपको। वहां पे वर्ड्स दिया हुआ था, लेकिन हमको, चूंकि हम एक जनरल व्यू देख रहे हैं, दैट इज वाई हमको वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है। वहां पे लिखे हुए उस ब्लैंक स्पेस के अगल बगल में जो शब्द होते हैं, वो श्योर शॉट इंडिकेट करते हैं कि आपको कौन कौन सा वर्ड वहां से हटाना होगा। और ये जानते हो, इंस्टांसेस का मतलब एग्जाम्पल्स होता है, साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल्स, सिचुएशंस। आंसर आपका, मानसिक रूप से हम उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। देखो, कंफ्यूजन इसी बात से होता है, अगर इस वर्ड को लड़का नहीं लेगा तो उसका आंसर में बहुत कुछ बार बार डेप्थ आएगा। अगर वो उस वर्ड को नहीं देखा तो डेप्थ आएगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल देखेगा। वैरायटी जब तक नहीं होगा तब तक डेप्थ कटेगा नहीं।
अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस अनुभव को सुनो, मेरे हिसाब से बार बार सुनो और इसको अपने एप्लीकेशन में लाने की कोशिश करो। आगे देखो। तीन ब्लैंक स्पेस हैं इस सेंटेंस में, देखिएगा। पहले आपको सेंटेंस को पहले पढ़ लीजिए। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं आपको कि आप सेंटेंस को पढ़ सकें। अभी जो ये नॉवेल है, ये कंसर्न जुड़ा हुआ है किसी से, विद द हिस्ट्री ऑफ 5 फैमिलीज, 5 परिवार से जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ है। द मेंबर्स, जिसके मेंबर्स आर अगेंस्ट द डैश बैकग्राउंड ऑफ रशियन सोशल लाइफ। एरिस्टोक्रेटिक अगर आप जानते हो तो ठीक है, अदरवाइज उसको मुद्दा मत बनाना। वो जुड़े हुए हैं रशियन सोशल लाइफ के बैकग्राउंड के खिलाफ है। वो ये नॉवेल उन लोगों से जुड़ा हुआ है। आपने जब पढ़ लिया ना, तो एक आपने पहला स्टेप बहुत मजबूती से उठा लिया। अब जरा समझो कि फिर से वही ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, एडवर्ब, फिर से एडवर्ब आया। यहां भी आपको अगर देखो तो आपका एडवर्ब आ रहा है, आर जनरली अगेंस्ट, एंड द डैश बैकग्राउंड। यहां पे आप ध्यान दो तो आपको एडजेक्टिव डालना होगा। कैसा बैकग्राउंड? बैकग्राउंड कैसा है? ये काम करने के बाद अगर आप ऑप्शन देखते हो तो सही बनने का चांस, ये सारे काम जो शुरुआत में मैंने बोले, देखिएगा। 5 का आपका दिया हुआ है ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखिए,
वो जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? यहां देखो, इंपॉर्टेंटली फालतू, हैविली फालतू, एंड जब यहां पे कंसर्न विथ जुड़े हुए हैं, तो फिर कनेक्टिवली कैसे जुड़े हुए हैं? प्राइमरली का मतलब मेनली, आपका वो मेनली जुड़े हुए हैं। ये जो कहानी, सॉरी, ये जो कहानी है वो जुड़ा हुआ है इन पांचों परिवारों से, जिसके मेंबर्स अगेंस्ट हैं। कैसे अगेंस्ट हैं? वो आपके मन में, अगर आप सही से पढ़ोगे ना, और ये जो बिना ऑप्शन के मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं, कैसे अगेंस्ट हैं, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई जवाब आएगा। और ये जवाब अगर पैदा हो रहा है आपके दिमाग में, तो समझो सिचुएशन बहुत ही अच्छा है। एक आइडियल कंडीशन होता है जब बच्चे को सेंटेंस पढ़ के, अगल बगल के शब्द देख के, उसको ये दिमाग में आने लगे कि इस तरह के मीनिंग का वर्ड होगा, तो समझना उसके बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत सुटेबल और बहुत जल्दी हो जाएगा। बस ये नहीं कि बिना सोचे हमने शब्दों का उच्चारण कर लिया, ऑप्शन देखा, ये वाला ठीक लग रहा है। नो, हर ब्लैंक स्पेस के पास अगर आप प्रॉपर पढ़ो तो आपके पास वर्ड्स होते हैं जो आपके मन में क्वेश्चन पैदा करेंगे। और क्वेश्चन पैदा होना पहला स्टेप अगर बोल सकते हो, शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगर बोल सकते हो, आपके सही का आंसर बनाने का है। अब वो अगेंस्ट है, कैसे? अभी देखो, जो मैंने सोचा उससे अलग वर्ड दिया हुआ है। आर के साथ जुड़ा हुआ वर्ब दे दिया उसने। अब जरा शब्दों को देखिए। द मेंबर्स, उस परिवार के जो उन परिवारों के जो मेंबर्स हैं, वो आर डैश अगेंस्ट, वो खिलाफ हैं। अब आप शब्दों को देखो और ये ध्यान रखो कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉवेल। क्या नॉवेल में दे आर ट्रीटेड अगेंस्ट, उनके साथ व्यवहार किया जाता है, कि वो खुद उसके खिलाफ हैं? बेस के साथ ऑन लगता है, यहां पे अगेंस्ट लगा हुआ है। डिस्प्ले किसी ऑब्जेक्ट का होता है। ये वर्ड का मीनिंग नहीं भी जानते हो तो आराम से इलिमिनेशन करके पहुंच सकते हो। मेंबर्स आर डिस्प्लेड, जबकि नॉवेल में हम डिस्प्ले नहीं करते, उनका चरित्र चित्रण होता है। डिस्प्ले किसी चीज का होता है। हम इस पोर्ट्रे वर्ड को अगर नहीं भी जानते हैं ना, तो सिचुएशन को ध्यान रखें। और ऐसी ही चीज होती है जिसमें लड़के को कंफ्यूजन होता है। अब ये दो वर्ड पे आया, एक अननोन है, सॉरी, एक अननोन है, एक नोन है। वो नोन को देख लेगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले को सोचेगा नहीं कि डिस्प्ले हम किस चीज का करते हैं। आज आज तक आपने डिस्प्ले किस चीज का दिखाया है? फिजिकल चीजों का ना। वो अगेंस्ट है। द बैकग्राउंड ऑफ रशियन सोशल लाइफ, कैसा बैकग्राउंड? सोपोरिफिक। हालांकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, बट मैं मान के चलता हूं कि नहीं आता है। मर्सीफुल, शायद आप क्लियर हो कि नहीं वर्ड जाएगा ये। विविड एंड हार्डेड। अभी आप देखो, फिर से मजेदार, ये दोनों वर्ड नहीं जा रहा है बैकग्राउंड को देखते हुए, बाकी बचा ये और ये। अब मैं मान के चलूंगा कि ये वर्ड जनरल है, लड़के को पता होता है, नहीं पता है तो थोड़ा प्रॉब्लम का एरिया है, वर्ड मीनिंग पर काम करना होगा, लेकिन पता है। अब आप इन दोनों वर्ड्स में से, वो देखो कैसे एग्जामिनर ऑप्शन डालता है, दोनों वर्ड्स में से दिखाता है
वो अब उन मेंबर्स को दिखाया गया है, उसने एक ऐसा वर्ड लिया जो नॉवेल में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने इस बार ऐसा लिया है जो अननोन है और यहां पे नोन है। यहां पे मीनिंग की थोड़ी नजदीकी थी, लेकिन यहां पे मीनिंग की नजदीकी नहीं है, वर्ड के मीनिंग की बात हो रही है। और अगर विविड आपको पता होगा तो आपको बिना सोचे आप क्लियर कर लोगे कि विविड आंसर जाएगा, क्योंकि विविड का मतलब क्लियर बैकग्राउंड, स्पष्ट रूप से। सोपोरिफिक जानते होगे, जिससे नींद आए, कोई ऐसी दवा। यहां पे अगर इस वर्ड का मीनिंग पता है तो आप क्या 100% बनेगा। इसमें थोड़ा सिचुएशन था, ये आसान था। अभी आप ध्यान दो। नेक्स्ट, और जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना भाई, प्रोसेस पे एकदम नजर रखो। प्रोसेस पे नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैसेज मैंने कल लास्ट लास्ट वीडियोस में बोला है कि ये पैसेज नहीं मिलेगा, ये वर्ड्स मिलने का चांस भी देखें कितना है, पता नहीं। द डैश ऑफ वॉर, देखना लास्ट में क्या लिखा हुआ था, वॉर अगेंस्ट नेपोलियन। हाउएवर इज डैश टू द स्टोरी ऑफ family existence which involves Tolstoy optimistic belief in the life asserting dash of human existence। अभी आप सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश करो। द वॉर, पीछे में जो आपने पढ़ा था उसमें द वॉर इज डैश टू द स्टोरी, वो जो कहानी है नोवेल का, ऑफ फैमिली एग्जिस्टेंस। वो जो वॉर है वो फैमिली एग्जिस्टेंस के की जो कहानी दी हुई है उसके स्टोरी के। और ध्यान रखना कि ब्लैंक स्पेस के बगल में टू लगा हुआ है। सो आपको यह देखना होगा कि ऐसा वर्ड चुनना होगा जिसके साथ टू आता हो, क्योंकि ये टू इसी के साथ लगा हुआ है। क्योंकि पिछले वाले में ब्लैंक स्पेस के बगल में अगेंस्ट दिया हुआ था, लेकिन अगेंस्ट आगे वाले वर्ड्स के साथ, प्रीपोजिशन के साथ लफड़ा यह है कि कभी इस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन जुड़ेगा, कभी ये प्रीपोजिशन अगेंस्ट द वॉर लिखा हुआ था, अगेंस्ट आगे वाले वर्ड से जुड़ा होता है। प्रीपोजिशन को जब आप पढ़ते हो तो ये चीजें आपको वो किताबों में नहीं मिलेगा। किताबों में क्या मिलेगा, इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन आता है, बस। ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल वाक्य में कैसे होता है ये नहीं आता, किताबों में नहीं दिया हुआ है। और खोजोगे तो मिलेगा कहीं ना कहीं, तो प्लेसमेंट ऑफ प्रीपोजिशंस। वो स्टोरीज के साथ ऐसा है।
विच इन्वॉल्व्स, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? टॉल्स्टॉय का ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ, उसका जो विश्वास है, टॉल्स्टॉय का जो विश्वास था, ऑप्टिमिस्टिक विश्वास, किस चीज में? इन डैश ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। लाइफ असर्टिंग, पॉजिटिव कोई वर्ड होगा, क्योंकि अगर मीनिंग नहीं भी आता है तो लाइफ असर्टिंग को दिमाग में रखोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के इस चीज में विश्वास है टॉल्स्टॉय का, ये जो कहानी है उसमें इन्वॉल्व है। नाउ द डैश ऑफ वॉर, केस, थीम, प्रिजनर और परपिट्रेटर। देखो, प्रिजनर कैंसिल, केस कैंसिल, परपिट्रेटर नहीं जानते हो, थीम जानते हो, और चूंकि नॉवेल की बात हो रही है, आराम से ये वर्ड तुमको परेशान नहीं करेगा। द थीम ऑफ वॉर इज डैश टू इनऑर्डिनेट, शायद मुझे पता है कि नहीं पता होगा, सबऑर्डिनेट, ऑडेसियस एंड जुडिशियस। रियलाइज करो, एग्जामिनर ने ऐसे वर्ड्स दिए जो आपके वर्ड मीनिंग का लेवल चेक कर रहा है, और साथ साथ यह भी देख रहा है कि किस वर्ड के साथ टू लगता है। वो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो इस सेंटेंस को, अगर आपने ध्यान से समझा हो, तो डिफिकल्ट वर्ड्स रहने के बावजूद भी आपका आंसर निकल जाएगा, अगर आप पूरे वाक्य को ठीक से पढ़ो तो। जो वार का थीम दिया हुआ, समझना, वार एक निगेटिव चीज, वो टॉल्स्टॉय के ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ के डैश है। अब अगर कोई आदमी ऑप्टिमिज्म में बात कर रहा है तो वार के प्रति उसका जो ये चीज होगा वो पॉजिटिव तो नहीं होगा। आंसर में मैं, चूंकि वर्ड्स है, मैं नहीं सर्टेन हूं कि आपका सही होगा नहीं होगा, बट सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी है। वो वार का जो थीम है वो सेकेंडरी है उस फैमिली एग्जिस्टेंस के स्टोरी के में, मतलब वो साइड से चलता है, मेन चीज नहीं है। और टॉल्स्टॉय का कौन सा, कैसा बिलीफ, ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ इन डैश ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, 10 नंबर। ये देखो, इंटरेस्टिंग वो ऑप्शन होगा। आप अपने मन में बना लो, फिर मैं एनालिसिस करता हूं। टॉल्स्टॉय का बिलीफ था किस चीज में? इन डैश ऑफ, और देखो, सुटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, आदमी इस चीज में विश्वास तो नहीं करेगा, सुटेबिलिटी में हम काटे। अब आपके पास दो वर्ड है, हो सकता है ये वर्ड नहीं पता हो सकता है कि ये नहीं पता हो, एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एप्रोप्रिएट आप जानते होगे, एप्रोप्रिएटली आप देखे होगे, तो जैसे पिछली बार हिस्ट्रियोनिक था, नया वर्ड था, एप्रोप्रिएशन आपका अभी भी नया वर्ड है, क्योंकि एप्रोप्रिएट वर्ड से अगर ये बना है, एप्रोप्रिएट का एक्चुअली दो मीनिंग होता है, एक एडजेक्टिव है जिसका एडवर्ब बनता है एप्रोप्रिएटली, और एक एप्रोप्रिएट वर्ब है। अगर वो जानते तो ये वर्ड कट जाता। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती कोई चीज हथिया लेना, और उससे बना हुआ है एप्रोप्रिएशन। अब ये वर्ड बना है, मतलब ये क्वेश्चन है
वो जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो पैटर्न है, जो ढर्रा है, उसमें टॉलस्टॉय का बिलीफ जो था वो ऑप्टिमिस्टिक था। अब अगर जरा सोचना तुम, मैंने 10 क्वेश्चन के एक क्लोसेस को मैंने एनालाइज किया। इसमें अगर आप सोचो, ये अच्छे लेवल पे है, अगर इस लेवल का देगा तो आपको नॉर्मली टीयर 2 में देता है, सीजीएल के पार्ट में, या फिर बैंकिंग में अच्छे लेवल पे देगा। ये यहां पे प्रॉपर पढ़ना, ब्लैंक स्पेस के अगल बगल में शब्दों पे नजर रखना, ऑप्शन को एनालाइज करना अननोन वर्ड और नोन वर्ड से देखना, ये देखना कि एडजेक्टिव है, नाउन है। अगर मैं यहां देखूं तो डैश ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, नाउन ऑफ नाउन। अगर मैं यहां देखूं तो फिर से नाउन ऑफ नाउन, और यहां पे देखूं तो इज के साथ लगा हुआ है, तो मे बी नाउन, मे बी एडजेक्टिव, वर्ब भी हो सकता है। अब इस चीज को अगर आप डिफरेंट एंगल से करो और आपके अंदर में अगर एनालिसिस डेवलप होता है, ध्यान से सुनना, अगर एनालिसिस डेवलप होता है कुछ भी, तो वो 2-3 चीजें करेगा। एक्यूरेसी को डेवलप करेगा, आपको प्रॉपर आंसर खोजने के लिए वो प्रेरित करेगा कि आप खोजोगे प्रॉपर आंसर क्या है। एंड थर्ड वन, थोड़ा ग्रामर का पैटर्न भी मजबूत करेगा। सो अभी जो मैं बात कर रहा था वो ये कि क्लोज को बनाने का अगर कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला सिंपल अनरिफ्लेक्टिव, बिना सोचे, अनरिफ्लेक्टिव का मतलब बिना सोचे रीडिंग से नहीं गुजरता। सेंटेंस टू सेंटेंस देखा जाता है, एक एक सेंटेंस को। सेंटेंस क्यों? क्योंकि अर्थ निकले, पूरे पैसेज का एक नॉर्मल थीम निकले। क्वेश्चन बनाने के समय में ब्लैंक स्पेस के पास उसका पैटर्न देखो, वो क्या पूछ रहा है, एंड किस शब्द से वो जुड़ा हुआ है, उसको आपको ध्यान देना है। गेटिंग? अगर आप काम करोगे तो मुझे लगता है कि ये जो 3-4 जितने भी वीडियोस आएंगे क्लोसेस के, वो आपके क्लोसेस को मजबूत करेगा। देयर इज नो डाउट, ध्यान रखना। आई होप कि मेरा जो डिस्कशन रहा है अभी तक का इस बार के पहले लॉट में, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आई एम श्योर, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। क्योंकि याद रखना कि किसी क्लोसेस का सही बनना आपके तरीके का कंफर्मेशन है, और गलत बनना आपके तरीके का भी कंफर्मेशन है कि आपका तरीका भी गलत है। क्योंकि ये क्लोज टेस्ट दोबारा आपको आपकी परीक्षा में नहीं मिलेगा। वो परीक्षा जिसमें आपको जॉब देगा, जिसके थ्रू, वो नहीं मिलेगा। शब्द मिल सकते हैं लेकिन इंग्लिश में 20 लाख वर्ड है, कितना याद किया जाए, क्या किया जाए, ये एक अलग ही पार्ट है समझने का। बस आप ध्यान रखो कि हर क्लोज में बनने वाले क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है, अगर आप ठीक से सोचो तो। मिलते हैं हम लोग फिर अगली बार किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।